लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 22 फरवरी विज्ञान के इतिहास में एक ऐसी तारीख है जिसने जीवन कैसे बनता है इस सवाल को बिल्कुल नए स्तर पर खड़ा कर दिया। इसे दिन 1997 में दुनिया को बताया गया कि वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में पहली बार एक स्तनधारी जीव का सफलतापूर्वक क्लोन तैयार किया है। इस जीव का नाम था डॉली भेड़। एक ऐसी भेड़ जो किसी मां के गर्भ से नहीं बल्कि प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों की तकनीक से बनी थी। ये घोषणा केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि जैव विज्ञान, नैतिकता और भविष्य की संभावनाओं पर एक वैश्विक बहस की शुरुआत थी। डॉली भेड़ की कहानी अचानक शुरू नहीं हुई थी। वैज्ञानिक दशकों से क्लोनिंग की कोशिश कर रहे थे। पौधों और कुछ साधारण जीवों में यह संभव हो चुका था, लेकिन स्तनधारियों में क्लोनिंग एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। कोशिकाएं बार बार असफल हो रही थीं। 227 बार प्रयोग नाकाम हुए। हर सफलता के बाद ये सवाल और गहरा होता गया, क्या जटिल जीवों में क्लोनिंग संभव भी है? आखिरकार स्कॉटलैंड के रॉसलिन इंस्टीट्यूट में काम कर रही वैज्ञानिकों की एक टीम ने वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। 5 जुलाई 1996 को डॉली भेड़ का जन्म हो चुका था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे तुरंत सार्वजनिक नहीं किया। उन्होंने महीनों तक उसकी सेहत, विकास और जैविक व्यवहार का अध्ययन किया। जब वो पूरी तरह आश्वस्त हो गए, तब 22 फरवरी 1997 को दुनिया के सामने ये घोषणा की गई कि पहली बार किसी वयस्क कोशिका से एक स्तनधारी जीव का क्लोन बनाया गया है। डॉली का नाम भी अपने आप में एक चर्चा का विषय बना। उसका नाम अमेरिकी गायिका और अभिनेत्री डॉली पार्टन के नाम पर रखा गया। इसके पीछे कारण भी उतना ही दिलचस्प था। जिस कोशिका से डॉली का क्लोन बनाया गया था, वो स्तन ग्रंथि से ली गई थी और डॉली पार्टन अपनी सशक्त कदकाठी के लिए जानी जाती थी। वैज्ञानिकों की ये नामकरण शैली जितनी हल्की फुल्की थी, खोज उतनी ही गंभीर। डॉली को बनाने की तकनीक को कहा गया सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। ये प्रक्रिया जटिल लेकिन क्रांतिकारी थी। इसके लिए 2 भेड़ों का इस्तेमाल किया गया, एक सफेद भेड़ जिससे शरीर की सामान्य कोशिका ली गई और दूसरी काले मुंह वाली भेड़ जिसके अंडाणु का उपयोग हुआ। वैज्ञानिकों ने सफेद भेड़ की कोशिका से न्यूक्लियस निकाला और उसे काले मुंह वाली भेड़ के अंडाणु में प्रत्यारोपित कर दिया। फिर उस अंडाणु को सक्रिय कर गर्भ में विकसित होने दिया गया। परिणाम था पूरी तरह सफेद रंग की डॉली भेड़। डॉली के जन्म के बाद ये साबित हो गया कि किसी वयस्क जीव की कोशिका में भी पूरा आनुवंशिक खाका मौजूद होता है। यानी जीवन केवल भ्रूण से ही नहीं, बल्कि परिपक्व कोशिका से भी दोहराया जा सकता है। ये खोज जीव विज्ञान की मूल धारणाओं को चुनौती देने वाली थी। वैज्ञानिक समुदाय रोमांचित था, लेकिन साथ ही चिंतित भी, क्योंकि ये तकनीक भविष्य में मनुष्य तक भी पहुंच सकती थी। डॉली केवल प्रयोगशाला की सफलता नहीं थी, वो एक जीवंत भेड़ थी। उसने सामान्य जीवन जिया। 2 साल की उम्र में उसने अपने पहले मेमने को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया बोनी। इसके बाद डॉली ने 5 और मेमनों को जन्म दिया। इससे ये सिद्ध हुआ कि क्लोन होने के बावजूद वो प्रजनन में सक्षम और जैविक रूप से सामान्य थी। ये बात क्लोनिंग के समर्थकों के लिए बड़ी राहत थी। लेकिन डॉली का जीवन अपेक्षाकृत छोटा रहा। जहां वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि वो 11-12 साल जिएगी, वहीं वो केवल 6.5 साल की ही जीवित रही। 2001 के बाद उसकी सेहत गिरने लगी। 14 फरवरी 2003 को उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु देनी पड़ी। पोस्टमार्टम में सामने आया कि डॉली को फेफड़ों का कैंसर था, एक ऐसी बीमारी जो भेड़ों में आम मानी जाती है। डॉली की मौत के बाद बहस और तेज हो गई। क्या क्लोनिंग से पैदा हुए जीव जल्दी बूढ़े हो जाते हैं? क्या उनकी उम्र पहले से तय होती है? क्या डॉली की कोशिकाओं की उम्र उसकी मां भेड़ की उम्र से जुड़ी थी? इन सवालों के स्पष्ट जवाब आज भी पूरी तरह नहीं मिले हैं, लेकिन इतना तय हो गया है कि क्लोनिंग केवल तकनीकी चुनौती नहीं, जैविक और नैतिक चुनौती भी है। डॉली के निधन के बाद उसके शरीर को नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड को दान कर दिया गया। आज भी डॉली वहां संरक्षित है, एक वैज्ञानिक चमत्कार के रूप में। उसे देखने आने वाले लोग केवल एक भेड़ नहीं देखते, बल्कि उस क्षण को देखते हैं जब मानव ने प्रकृति की नकल करने की क्षमता हासिल की। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।